हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर पर बनाया जा रहा है, यानी कि जो आपका सेक्शन सी है, और सेक्शन सी जो आपका है वो 25 नंबर का आता है। यानी कि जो आपका ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश में वो 25 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपका 25 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। यानी कि सेक्शन सी में जितने भी टॉपिक हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से लेकर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, सभी को मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अब आपके पास समय नहीं है। जैसा हमने हिंदी में 100 में 100 करके आए हैं हम, वैसे ही इंग्लिश में भी हम 100 में 95 प्लस मार्क लेकर आएंगे। बस आपको क्या करना है, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसको ही बहुत ही केयरफुली और ध्यान से देखना है और उन क्वेश्चन को पढ़कर जाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो इस बार 24 फरवरी को आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 9 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। यानी कि सेक्शन सी में आपके टोटल 9 टॉपिक हैं। वो कौन कौन से 9 टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, अभी मैं उसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए 9 टॉपिक वो कौन कौन से। सबसे पहला टॉपिक हमारा है जो हमारे पेपर में आएगा वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आएगा। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। देखिए इन सभी टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चौथा टॉपिक है सिंटैक्स। पांचवा है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। छठवां टॉपिक है एंटोनिम। सातवां है सिनोनिम्स। आठवां है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नौवां टॉपिक है होमोफोन्स। और 10वां टॉपिक है हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। यानी कि टोटल 10 टॉपिक हैं। यहां पर आप कर दीजिएगा 10 टॉपिक, ठीक है। तो टोटल 10 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से लेकर होमोफोन्स तक जो टॉपिक है 9 टॉपिक, उनके हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि टोटल 27 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे और एक हम हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका 25 नंबर का रहेगा पूरा ग्रामर सेक्शन। 10 टॉपिक टोटल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, सिंथेसिस में, इन सब में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि हाँ यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम सभी को पढ़ेंगे। तो देखिए सेक्शन सी जो आपका होता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन होता है। इसमें मैंने बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से लेकर आपके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सभी टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है हिज मदर सैड द सन इज वेरी हॉट टूडे। यानी कि उसकी माता जी ने कहा सूर्य आज बहुत गर्म है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको जो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको देखना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सा टेंस है। तो देखिए ये आपका कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। और टेंस कौन सा है, देखिए इजारम है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सर यहां पर जो द सन इज वेरी हॉट टुडे है ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर इतना होता द सन इज वेरी हॉट तब तो ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हाँ सूर्य बहुत गर्म है, लेकिन यहां पर टुडे की बात किया जा रहा है, यानी कि आज की बात की जा रही है। तो आज हो सकता है गर्म है, हो सकता हो कल थोड़ा कम रहे, ठीक है, ठंडी हो जाए। तो देखिए आज की बात हो रही है तो यहां पर इज की जगह पर हम वाज लगाएंगे। अगर इतना ही होता द सन इज वेरी हॉट तो हम इज को इज ही रहने देते, ठीक है। टुडे की बात किया जा रहा है यानी कि आज की, तब हम वाज कर देंगे। तो लिखेंगे हिज मदर सैड, हिज मदर सैड, ठीक है। अब बीच में हम लगाएंगे दैट, हिज मदर सैड दैट, ठीक है। अब देखिए द सन, बाकी ऐसे हम लिख देंगे द सन इज को हम वाज में बदल देंगे। देखिए मैंने बताया था कि हमेशा सत्य रहने वाली बात के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन इज वेरी हॉट, ठीक है। ऐसे ऐसे हमेशा सत्य रहने वाली बात, लेकिन यहां पर टुडे की बात की जा रही आज की, तो हम इज को वाज में बदलेंगे, ठीक है। वेरी हॉट, वेरी हॉट टुडे। टुडे को किस में बदल देंगे, ठीक है। टुडे को हम दैट दे में बदलते हैं, THAT दैट,
और डी वाई ये डे, ठीक है। तो हिज मदर सैड दैट द सन वाज वेरी हॉट दैट डे, क्योंकि देखिए अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हिज मदर सैड दैट द सन वाज वेरी हॉट टुडे, ठीक है, समझ में आया। यानी कि आज की बात की जा रही है तो हमने टेंस में परिवर्तन कर दिया। दूसरा देखिए, आई सेड टू हर वेयर डू यू लिव, यानी कि मैंने उससे कहा तुम कहां रहती हो। तो देखिए यहां पर आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, देखिए वेयर आगे लगा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सबसे पहली चीज। अब आप देखिए कौन सा टेंस है, देखिए डू लगा है, डू किस में लगता है, डू हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहले तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे, अगर हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो लिखेंगे यहां पर आई। अब देखिए इनडायरेक्ट जो आपका अगर मान रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हम सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ कैसे लिखते हैं वो भी जान लीजिए। देखिए हम इंक्वायर्ड ऑफ इस प्रकार से लिखते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो चाहे आप आस्क्ड लिखिए चाहे इंक्वायर्ड ऑफ लिखिए, अब हर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हमें दैट नहीं लगाना होता, जैसे इसमें हम दैट कंजक्शन दैट का यूज करते हैं क्योंकि ये असर्टिव है। अगर इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन वर्ड आया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, तो यहां पर लिख देंगे व्हेयर, ठीक है, व्हेयर हमने लिख दिया। देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया था तब तो हम इफ या वेदर का यूज करते, लेकिन व्हेयर आ गया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को ही हम लिख देंगे, ये रूल है, ठीक है। अब देखिए यू, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर का सब्जेक्टिव केस होगा सी, ठीक है, सी। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो लिव की जगह पर लिव्ड कर देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो आई आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, बस हो गया, ठीक है, सिंपल सा है, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा तीसरा देखिए, तीसरा हमारा थोड़ा डिफरेंट है, मैंने तीनों सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस लिया। देखिए माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, डोंट लाफ एट द ओल्ड बेगर, यानी कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, ठीक है। मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, यानी कि उन्होंने मुझको एडवाइस दिया। आप एडवाइस्ड का भी यूज कर सकते हैं या फिर आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। डोंट लाफ एट द ओल्ड बेगर, तो लिखेंगे माई फादर, माई फादर। अब यहां पर आप एडवाइस लिख सकते हैं क्योंकि वो एडवाइस दे रहे हैं कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे, जैसे यहां एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड लिखते हैं, ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो माई फादर एडवाइस्ड मी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ना तो हम टू का यूज करेंगे, ना ही हम यहां पर दैट, सॉरी ना तो हम यहां पर दैट का यूज करेंगे, ना तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, यहां पर हम नॉट टू लिखेंगे। देखिए इंपरेटिव में हम टू से लिखते हैं, लेकिन डू नॉट है तो नॉट टू लिखेंगे, ठीक है। नॉट टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर, द ओल्ड बेगर, ठीक है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर, बस ये हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं, समझ में भी आना चाहिए, बताने को तो मैं बहुत स्पीड से बताते हुए चला जाऊंगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है ही रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ही विल विन द रेस, वह दौड़ जीत लेगा, ठीक है। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है ही विल विन द रेस, वह रेस जीत लेगा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना, जो ब्रेकेट में लिखा है उसी में बदलना है। तो इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि दोनों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस में बदलिए, ठीक है। यही होगा सिंथेसिस, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर सिंपल सेंटेंस में बदलना, तो लिखेंगे बाई रनिंग वेरी फास्ट, बाई रनिंग वेरी फास्ट ही विल विन द रेस, ठीक है।
तो बाय रनिंग वेरी फास्ट ही विल विन द रेस, यानी कि बहुत तेज दौड़कर वह रेस जीत गया, वह दौड़ जीत गया, ठीक है, या वह दौड़ जीत जाएगा, क्योंकि ही विल लगा है, ठीक है, तो बहुत तेज दौड़कर वह दौड़ जीत जाएगा, ठीक है, बस हो गया। ऊपर क्या था, वह बहुत तेज दौड़ता है वह रेस जीत जाएगा, नीचे क्या है, बहुत तेज दौड़कर वह रेस जीत जाएगा, दोनों सेम है, मीनिंग सेम है, बट इसको मैंने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, यही होगा सिंथेसिस। ऐसे दूसरा देखिए, द थीफ वाज पनिश्ड, यानी कि चोर को सजा दिया गया, ठीक है, द थीफ वाज फाइंड, और चोर पर जुर्माना लगाया गया, ठीक है, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। ये फाइंड है, FIND, फाइंड का मतलब होता है जुर्माना लगाना, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कंपाउंड बदलेंगे, तो द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, देखिए पनिश्ड भी किया गया और फाइंड भी किया गया, तो फाइंड इसको भी लिख देंगे, तो द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, ठीक है, यानी कि चोर को सजा दी गई और जुर्माना लगाया गया, सेम प्रोसेस, दोनों का मीनिंग सेम है, बट ऊपर क्या था, द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड, तो यहां पर लिख दिया मैंने द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, दोनों को साथ में लिख दिया, बस हो गया, ठीक है। ऐसे तीसरा देखिए, सी इज रिच, वह अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कैसे बदलेंगे, तो सिंपल सा आगे लिख देंगे अल्दो, अल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है, तो अल्दो सी इज रिच, ठीक है, सी इज नॉट हैप्पी, ठीक है, सी इज नॉट हैप्पी, तो अल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह गरीब है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, ठीक है, तो यद्यपि वह गरीब है वह खुश नहीं है, यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर क्या था, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है वह खुश नहीं है, देखिए अमीर कहिएगा, ठीक है, अल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, ठीक है, बस हो गया, ये भी आपका सिंथेसिस हो चुका है। तो इसके भी 3 टॉपिक हमने देख लिए, 3 क्वेश्चन, ये भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे देखिए फर्स्ट है, मदन राइट्स ए लेटर, मदन एक पत्र लिखता है, ठीक है, इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, यानी कि इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना, जो ब्रेकेट में दिया गया है उसी में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन मीनिंग इसका भी ना बदले, ठीक है। तो आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पहले इसको पहचानिए कौन सा टेंस है, मदन राइट्स ए लेटर, देखिए इसमें राइट में एस या ईएस लगा, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसको हम बदलेंगे किस में, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पहले देखिए पैसिव वॉइस में बदलते समय पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो मदन एक पत्र लिखता है, तो क्या कौन लिखता है, मदन, कौन का प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, क्या लिखता है, क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो एक पत्र, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा ए लेटर, और हम पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज आर एम का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ए लेटर इज। अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न, देखिए पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो रिटर्न, ये लेटर इज रिटर्न। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई मदन, ठीक है, बस हो गया। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज आर एम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, तो ए लेटर इज रिटन बाय मदन, बस हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, यानी कि बहुत कम गेम इतने पॉपुलर है जितना कि क्रिकेट, ठीक है, इसको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे यहां पर क्रिकेट इज, पहले क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट कौन पॉपुलर है, क्रिकेट, तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, more popular that most other games, most other games, ठीक है, यानी कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर दैट मोस्ट अदर गेम्स, यानी कि क्रिकेट अन्य खेलों की तुलना में ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, बस हो गया, ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। अब फिर तीसरा देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस, यानी कि रन द रेस, तो वह इस रेस को दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है, ओल्ड है, ठीक है, इसको रिमूव टू, इसमें टी डबल ओ वाला टू हटाना है, तो देखिए जब हम टी डबल ओ वाला टू हटाते हैं तो सो जोड़ देते हैं, सो, तो ही इज सो ओल्ड, ठीक है, बीच में हम डैट लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखकर कैन नॉट लिख देंगे, सब्जेक्ट है ही, इसके साथ कैन नॉट जोड़ देंगे, कैन नॉट, ठीक है, फिर हम लिख देंगे बाकी को रन द रेस, रन द रेस, ठीक है।
तो ही इज सो ओल्ड दैट, यहां पर दैट लिख दीजिएगा, सॉरी, दैट ही कैन नॉट रन द रेस, यानी कि वह इतना बूढ़ा है कि वह रेस नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस, बस हो गया। ठीक है, ये तीसरा हो गया हमारा। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके भी तीन क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंटैक्स। ठीक है, चौथा टॉपिक सिंटैक्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमें सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें गलती होगी, उसको सही करके लिखना होगा। जैसे देखिए, रोहन बीट्स हिम बाय ए स्टिक, यानी कि रोहन ने उसे एक छड़ी से पीटा। ठीक है, तो इसमें गलती क्या, देखिए, रोहन बीट्स हिम। अब देखिए छड़ी है तो छड़ी के लिए हम बाई नहीं लगाएंगे, विथ लिखेंगे। ठीक है, विथ आ स्टिक, बाई नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी चीज से, किसी वस्तु से पीटा जा रहा है तो हम विथ लगाएंगे। ठीक है, से की अंग्रेजी। तो रोहन बीट्स हिम विथ ये स्टिक, यानी कि रोहन ने उसे एक छड़ी से पीटा, बस हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, आपने पढ़ा होगा जब आप एप्लीकेशन पहले लिखते थे चोरी चुपके, देखिए ही इज इल फ्रॉम फीवर, वह बुखार से बीमार है। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, देखिए ही इज। अब देखिए इल नहीं लिखते, हम सफरिंग लिखते हैं यहां पर, सफरिंग। आपने लिखा होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, एप्लीकेशन जब छोटे छोटे थे, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, इल नहीं लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो फ्रॉम फीवर, वह बुखार से बीमार है। और फिर तीसरा देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है। इसमें गलती क्या, देखिए सन के आगे हम हमेशा द लगाते हैं, तो द सन राइजेज इन, अब ईस्ट के आगे भी द लगाते हैं, इन द ईस्ट। ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सही होगा। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी गलतियां होंगी जो सही करना होगा, मिस्टेक्स होगा, उसी को हम बोलेंगे सिंटैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या है, कुछ खास नहीं है। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जैसे दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, एट एवरी स्टेप, इसका मीनिंग लिखना है, फिर इसे सेंटेंस में यूज करना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एट एवरी स्टेप का मतलब होता है ऑलवेज, यानी कि हमेशा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में लिख देंगे ऑलवेज, इसका मतलब होता है हमेशा। तो हम लिखेंगे यहां पर आई फेस, इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, आई फेस ट्राउवल्स। ठीक है, अब ब्लैक पेन का यूज करेंगे, जो हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। ठीक है, इन माई लाइफ। ठीक है, तो आई फेस ट्राउबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ, यानी कि मैं अपने जीवन में हमेशा ट्राउबल्स, यानी कि ट्राउबल्स का मतलब होता है परेशानियों का सामना करता हूं। आई फेस ट्राउबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना करता हूं, यानी कि परेशानियों का सामना करता हूं। तो देखिए एट एवरी स्टेप मैंने इस सेंटेंस में यूज कर दिया, यही होगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर दूसरा देखिए, एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होता है, एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत पास, या फिर आप लिख सकते हैं नियर, पास। ठीक है, नियर का मतलब क्या होता है, पास। तो देखिए माई कॉलेज, ऐसे लिख देंगे, माई कॉलेज इज एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है, फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, तो माई कॉलेज इज ये स्टेन्स थ्रो, इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी कि जो मेरा कॉलेज है वो मेरे घर से बहुत पास है। ठीक है, घर के बहुत पास है। माई कॉलेज इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, हो गया, दूसरा भी हो गया। एक और इसमें है, इनको भी देख लेते हैं तब हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए तीसरे हमारे हैं, बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी प्रकार से, बाई एनी वे, बाई एनी वे। तो बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होगा किसी भी प्रकार से, बाई एनी वे। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार से पास होना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे पैसा देना पड़े, चाहे किसी से लिखाना पड़े, चाहे हमें नकल करना पड़े, किसी प्रकार से वो पास होना चाहते हैं बस। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, सभी नहीं है, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहते मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो देखिए नाउ ए डेज, इसका मतलब होता है आजकल। ठीक है, द स्टूडेंट्स want to pass। ठीक है, बाई हुक
और बाई क्रुक, ठीक है। तो नाउ ये डेज द स्टूडेंट्स वांट टू पास बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि आजकल के विद्यार्थी किसी भी प्रकार से पास होना चाहते हैं, चाहे जैसे वो पास हो जाए, ठीक है, मतलब उनको पास होना है किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक, ठीक है, सिंटैक्स। पांचवा टॉपिक देखते हैं जो कि है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते हो, ये छठवां टॉपिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए जैसे देखिए जेंट, जेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिख दीजिएगा। इसका एंटोनिम होगा डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब होता है बौना, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा। तो जेंट का मतलब बहुत बड़ा, डॉर्फ का मतलब बहुत छोटा। आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है क्योंकि दोनों के अर्थ विपरीत है। फिर दूसरा देखिए फाउल। फाउल का मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो फेयर का मतलब होता है साफ या गोरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तीसरा देखिए फाल्स। फाल्स का मतलब होता है गलत, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ट्रू। ट्रू का मतलब होगा सही, ठीक है। तो यही एंटोनिम्स होता है कि विपरीत अर्थ ये एक दूसरे से रखते हैं, ठीक है, दैट्स एंटोनिम्स। ऐसे आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है जो समानार्थी शब्द रखते हो, जिनके अर्थ समान हो। जैसे देखिए ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक, तो इसका हो जाएगा वर्बल। वर्बल का मतलब भी होता है मौखिक, मतलब दोनों के अर्थ समान है, केवल वर्ड अलग अलग होंगे। दूसरा देखिए ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है हराना, तो इसका हो जाएगा कंक्योर। कंक्योर या आप लिख सकते हैं डिफीट। डिफीट, इन दोनों का मतलब भी होता है हराना। ओवरकम का मतलब, कम का मतलब भी हराना, और कंक्योर और डिफीट का मतलब भी हराना। ऐसे तीसरा देखिए ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील चीजें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंडिसेंट। इंडिसेंट, ठीक है, या आप लिख सकते हैं फिल्थी। फिल्थी, ठीक है। तो ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, तो इंडिसेंट और फिल्थी का मतलब भी होगा अश्लील, ठीक है। तो मीनिंग सेम है, बस आपका वर्ड अलग अलग है। तो ये होगा समानार्थी शब्द। इनके अर्थ तो समान होंगे बट इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 7, ठीक है, सॉरी 8। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए फर्स्ट है ए मेडिसिन दैट किल जर्म्स, यानी कि ऐसी दवा जो जर्म्स को मारती है। जर्म्स का मतलब क्या होता है, कीटाणुओं को मारती है, ठीक है। उसको हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटाणुनाशक, ठीक है, कीटाणुनाशक। जो कीटाणुओं को मारती है कीटाणुनाशक होगा, ठीक है। तो ये मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, ऐसी दवा जो कीटाणुओं को मारती है, वो पेस्टिसाइड होगा, ठीक है। ऐसे देखिए दूसरा एनिमल्स व्हिच लिव ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि वो जानवर जो दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है, अदर एनिमल्स पर निर्भर हो, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरों पर जीवित हो, दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट तीसरा वॉकिंग इन ड्रीम, वॉकिंग इन स्लीप। इसका मतलब क्या होता है, सोते समय चलना, सोते हुए चलना, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं सोने में, सोते समय चलने की उनको बीमारी होती है, तो उसको बोलते हैं सोमनेम्बुलिएट, ठीक है, वुलिएट। सोमनेम्बुलिएट का मतलब होता है निंद्रा भ्रमण करना, ठीक है। क्या होता है, निंद्रा भ्रमण करना, मतलब सोते समय भी चलना, निंद्रा भ्रमण करना, नींद में चलना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सोमनेम्बुलिएट, ठीक है, वॉकिंग इन स्लीप हो गया। नेक्स्ट एक और टॉपिक इसमें जो हमारा है 9 नंबर टॉपिक, ठीक है, दैट्स अ होमोफोन्स। इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। देखिए होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, इसमें आपको दे दिया जाएगा, जैसे देख दिया बेल और बेल। देखिए दोनों पढ़ने में सेम है, लेकिन आपको इसका मीनिंग लिखकर, ठीक है, इसका सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। इसका सेंटेंस में आप यूज कर दीजिए ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो जाए कि इस बेल का मतलब क्या होता है, इस बेल का मतलब क्या होता है। देखिए इस बेल का मतलब होता है जमानत, ठीक है, इस बेल का मतलब होता है गठरी, ठीक है, जो गठरियां होती हैं किसी चीज की। तो जैसे मैंने लिख दिया, चलिए देखते हैं, बेल का मतलब जमानत, ठीक है, या ऐसे लिख देंगे जमानत, लिख सकते हैं ऐसा भी, ठीक है। अब नीचे हम सेंटेंस में यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए दिस मर्डरर, ठीक है, मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है। यानी कि दिस मर्डरर में बी रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि यह कातिल या हत्यारा जमानत पर रिहा हो सकता है, ठीक है। तो बेल का मतलब होता है जमानत, तो इसी बेल को मैंने इसमें यूज कर दिया। अब दूसरे बेल का मतलब होता है गठरी, ठीक है, जो किसी सामान की गठरी हो, किसी चीज की, तो गठरी होता है। जैसे देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं आई परचेज्ड, आई मतलब सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है, ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो सके। तो आई परचेज्ड, ठीक है, वन बेल ऑफ
एक्वायर्स क्लोथ फ्रॉम द कॉटन मिल। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए आई परचेज्ड वन वेल ऑफ कोर्स क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन मिल्स, यानी कि मैंने जो है सूती मिलों से सूती कपड़ों की एक गठरी खरीदी। ठीक है, मतलब सूती कपड़ों की एक गठरी उन्होंने खरीदी। तो इस बेल का मतलब होता है जमानत, इसका मतलब होता है गठरी। दोनों को सेंटेंस में यूज कर देना ताकि उनका मीनिंग डिफरेंट हो सके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये भी ऐसे ही है, जैसे देखिए डिसीज और डिजीज। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होगा, जैसे इस डिसीज का मतलब होता है स्वर्गवास, किसी की मृत्यु हो जाना। ठीक है, और इस डिजीज का मतलब होता है रोग। ठीक है, इस डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। देखिए डिसीज, पहले डिसीज को देखते हैं। डिसीज का मतलब होता है स्वर्गवास। क्या होता है, स्वर्गवास, किसी की मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो स्वर्गवास हमने लिख दिया। जैसे हम लिख सकते हैं अंटीमेली डिसीज ऑफ माई अंकल। ठीक है, या फादर लिख सकते हैं, फादर वाज ये ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली। ठीक है, तो डिसीज का मतलब होता है स्वर्गवास। तो अल्टीमेटली डिसीज ऑफ माय फादर वाज ए ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, यानी कि इसका मतलब होगा मेरे पिताजी की आकस्मिक स्वर्गवास से, ठीक है, मेरे फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, बोलने वाला वर्ड नहीं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा किसी के साथ ना हो, तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए डिजीज का मतलब होता है बीमारी, या आप लिख सकते हैं रोग। ठीक है, बीमारी लिख सकते हैं डिजीज। ठीक है, तो लिख दीजिए कोई बीमारी को, कैंसर इज ये फैटल डिजीज, यानी कि कैंसर जो है ये एक घातक बीमारी है। बस हो गया, दोनों को मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया, हो गया। ठीक है, अब तीसरा देखिए एलिजिबल और इलिजिबल, दोनों पढ़ने में सेम है। इस एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। ठीक है, योग्य होता है, तो योग्य हमने करते हैं। देखिए यू आर, लिख दीजिए यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ CID इंस्पेक्टर। ठीक है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ CID इंस्पेक्टर, यानी कि तुम CID इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए योग्य हो। ठीक है, यानी कि इसको तुम ले सकते हो। दूसरा देखिए इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, जो अस्पष्ट ना हो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए योर हैंड राइटिंग इज इलिजिबल। ठीक है, तो योर हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, यानी कि तुम्हारा जो हैंड राइटिंग है वो अस्पष्ट है, वो स्पष्ट नहीं, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारी जो लिखावट है। ठीक, तो ये भी हो गया, 3 क्वेश्चन इसके भी हो गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखिए सेक्शन सी का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब इसमें आपको हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। जैसे देखिए भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि जो विदेशी लोग हैं उन्होंने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः, ठीक है, देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है बड़ा ये रहेगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसको हमें कैसे करना होगा, देखिए जैसे इसको, अब देखिए हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जैसे देखिए भारतवर्ष एक महान देश है, तो कैसे करेंगे इसको, पहले ये सोचिए कि कौन महान है, मतलब कोई इसमें सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। ठीक है, तो भारतवर्ष महान है, तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को इंडिया। ठीक है, भारत का मतलब इंडिया। ठीक है, इंडिया इज, देखिए है, यानी कि ये कौन सा इज, RM का ये सेंटेंस है, तो इंडिया इज ये ग्रेट कंट्री। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। देखिए सेंटेंस वाइज सेंटेंस बनाएंगे तभी समझ में आएगा। देखिए इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। अतीत का मतलब क्या होगा, पास्ट, जो इसका पास्ट है। ठीक है, तो लिखेंगे इट्स
पास्ट हैज बीन, ठीक है, हैज बीन वेरी, शानदार का मतलब, वेरी का मतलब बहुत, ठीक है, शानदार का मतलब होगा ग्लोरियस, क्या होगा, ग्लोरियस, ठीक है। तो इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, इसका जो अतीत है, जो इसका पास्ट है, भूत है, वो बहुत शानदार रहा है, ठीक है। देखिए विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। तो किसने लूटने का प्रयास किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने। तो विदेशी आक्रमणकारी का होगा फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। अब देखिए प्रयास किया, ये कौन सा सेंटेंस है, देखिए ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रयास करना का होता है ट्राई, ठीक है, और लूटने का इंग्लिश होता है रॉब। तो हम लिखेंगे फॉरेन इन्वेडर्स, किसने लूटने का प्रयास किया, सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो लिखेंगे विदेशी आक्रमणकारी, तो लिखेंगे फॉरेन, ठीक है, इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब होता है विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है। अब प्रयास करना का होता है ट्राई का सेकेंड फॉर्म लेंगे तो ट्राइड, ठीक है। टू, देखिए लूटने का हम लिखेंगे रॉब, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है रॉब, ठीक है। तो ट्राई टू रॉब, अब किसे लूटने का प्रयास किया, इस देश को, तो दिस कंट्री, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। आगे देखिए, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने सिर्फ लूटने का ही नहीं, जो हमारा देश है, इसकी संस्कृति, जो इसकी कल्चर है, तथा इसके ज्ञान विज्ञान, यानी कि जो इसके नॉलेज है, ठीक है, उनको भी मिटाने का प्रयास किया। तो किसने किया, उन्होंने ही, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, दे ट्राइड, यहां पर भी प्रयास करना है, प्रयास किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ट्राई लिखकर उसका सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, दे ट्राइड, ठीक है। टू डेस्ट्रॉय, देखिए मिटाने का होता है डेस्ट्रॉय, तो यहां पर लिख देंगे डेस्ट्रॉय, ठीक है। तो दे ट्राइड टू डेस्ट्रॉय, अब किसको मिटाने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को, ठीक है। तो लिखेंगे इट्स कल्चर, ठीक है, एंड नॉलेज, ठीक है, हिज कल्चर, नॉलेज एंड साइंस, ठीक है, एंड साइंस, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू डिस्ट्रॉय, मिटाने का, इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति, नॉलेज, ज्ञान, एंड साइंस, विज्ञान, ठीक है। तो उन्होंने इसकी संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान को मिटाने का भी प्रयास किया। कौन, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, ठीक है, उन्होंने ही प्रयास किए थे। आगे देखिए क्या है, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, यानी कि वे सफल नहीं हुए, किसके कारण, देश प्रेमी के बलिदान और बहादुरी के कारण वो सफल नहीं हुए। तो किसके कारण लिखेंगे, बट, लेकिन, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो ड्यू टू, अब देखिए यहां पर क्या है, देश प्रेमियों के बलिदान, तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, ठीक है, सेक्रीफाइस, ठीक है। एंड बोल्डनेस, देखिए बहादुरी भी है, ठीक है, देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी, तो एंड बोल्डनेस, ठीक है, ऑफ इंडियन पैट्रियट्स, इंडियन पैट्रियट्स का मतलब होता है देश प्रेमी, ठीक है, इंडियन पैट्रियट्स, दे वीआर नॉट सक्सेसफुल, मतलब वे सफल नहीं हुए, दे वेर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक है, इन इट, तो यहां पर क्या होगा, देखिए दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर, ये तो हो गया, बट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियट्स, यानी कि जो देश प्रेमी हैं उनकी बहादुरी और उनके बलिदान के कारण, दे वीआर नॉट सक्सेसफुल इन इट, वे इसमें सफल नहीं हुए। किसमें, वो लोग चाहते थे कि मैं भारत को लूट लूं, भारत की संस्कृति को मिटा दूं, तो उसमें वो सफल नहीं हुए, क्योंकि जो हमारे देश प्रेमी थे उन्होंने बलिदान दिया और उन्होंने बहादुरी दिखाई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा लाइन क्या है, आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है, यानी कि आज भी हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। तो लिखेंगे इवन टुडे, इसका मतलब होगा आज भी, इवन टुडे, ठीक है, इवन टुडे का मतलब होगा आज भी। देयर इज नो शॉर्टेज, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, ठीक है, इन द
कंट्री, यानी कि आज भी, इवन टुडे, आज भी देयर इज नो शॉर्टेज, किसी चीज की कमी नहीं है, ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की, इन द कंट्री, हमारे देश में। तो आज भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। यानी कि जो दिन दूनी रात चौगुनी जो जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश की, उसमें अगर कंट्रोल हम कर ले गए, ठीक है, उसको नियंत्रित कर ले गए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लिखेंगे इफ पॉपुलेशन, ठीक है, इफ पॉपुलेशन ग्रोइंग, जो तेजी से बढ़ रही है, ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड, ये आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया आपको, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, बाउंड्स, ठीक है, इज कंट्रोल्ड, अगर वो नियंत्रित हो जाए, इज कंट्रोल्ड। देखिए यहां पर दोनों साथ में लेकर मैं नहीं चल सकता, देखिए या तो मैं इंग्लिश ही लिखूंगा या तो नीचे हिंदी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इज कंट्रोल्ड, तो क्या होगा, हमारा देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो द कंट्री विल अगेन वीकम प्रॉस्पेरियस, ठीक है। तो क्या कहा गया, इफ पॉपुलेशन, अगर बढ़ती जनसंख्या ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इज कंट्रोल्ड, उस पर नियंत्रित हो जाए तो द कंट्री विल अगेन बीकम प्रॉस्पेरियस, तो हमारा देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रित हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। अब देखिए दिन दूनी रात चौगुनी का मतलब क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, अब दिन दूनी रात चौगुनी थोड़ी ना आप लिखेंगे कि डे एंड नाइट, ठीक है, ये सब नहीं लिखना आपको, इसका मतलब है बहुत तेजी से। तो यहां पर हो जाएगा इफ पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से जो बढ़ रही है, इज कंट्रोल्ड, अगर वो नियंत्रित हो जाए तो द कंट्री विल अगेन बीकम प्रॉस्पेरियस, तो हमारा देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है सेक्शन सी का। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हमारा क्लास 12 इंग्लिश का जो सेक्शन सी है, ग्रामर पोर्शन, जिसमें टोटल 10 टॉपिक्स थे, वो यहां पर फिनिश होता है। ठीक है, 10 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, आगे के टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी आगे बताता रहूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।